हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हमें इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और उनके वर्क करने का क्या प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग के पैरा में हमें बताया है कि एक नोटबुक जिसे हम यूज करते हैं वो हमारे हाथों तक कैसे पहुँचती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो जो नोटबुक है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करती है एक ट्री से। सबसे पहले एक ट्री को काटा जाता है और उसकी जो वुड होती है उसको हम पल्प मिल में भेजते हैं। पल्प मिल में जाकर के वुड से पल्प बनाई जाती है और पल्प में फिर कुछ केमिकल को मिक्स किया जाता है। केमिकल मिक्स करने के बाद में मशीन से फाइनली इसको पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और पेपर में कन्वर्ट करने के बाद में इस पेपर को भेज दिया जाता है प्रेस में, जहाँ पर इंक से लाइनिंग की जाती हैं और फाइनली पेपर में इसको काट लिया जाता है। इसके बाद में इसके जो बाउंड किया जाता है और बाउंड करके इसको एक नोटबुक की शेप दे दी जाती है। उसके बाद में इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ से हम इसे परचेज करते हैं और ये हमारे हाथों तक पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग की। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम केवल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में ही बात करेंगे, जो कि रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूएबल टू द पीपल। वो क्या करती है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको एक मोर जो वैल्यूएबल है वो बना देती है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज कर देती है और हमारे लिए वो ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। जैसे पेपर जो है वो किससे बनता है, पल्प से। पल्प हमारे लिए यूजफुल नहीं, पेपर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, और जो क्लॉथ बनता है वो किससे बनता है, कॉटन से। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो किसी भी चीज़ में क्या हो जाता है, उसकी यूटिलिटी में इंक्रीज हो जाता है और जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है हमको वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद बात करेंगे हम इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो इंडस्ट्री होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिससे कि हम कुछ अर्निंग कर सकें, जिससे कि हम कुछ पैसा कमा सकें। ठीक है, तो गुड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। तो इससे क्या होता है कि जब इंडस्ट्री लगेगी, जो इंडस्ट्री होगी वो किसी सामान को बनाएगा, गुड्स बनाएगा, या एक्सट्रैक्शन या फिर हम माइनिंग करेंगे किसी भी चीज़ को, जो आयरन और जो मिनरल्स वगैरह उनको हम निकाल सकते हैं। और कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो केवल सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, जबकि कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, वो कोल को निकालती है। एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। जो इंडस्ट्री है हम उसको 3 टाइप से या 3 बेसिस पर, जैसे कि रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। इंडस्ट्रीज कैन बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरिन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री होती है, फर्स्ट आपका जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जैसे हम इसके एक बिस्किट इंडस्ट्री भी मान सकते हैं, जिसमें जो आटा होगा उसको हम यूज करेंगे और उसके बाद में उससे बिस्किट बन जाएगा। तो ये कैसी होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसमें जो रॉ मटेरियल जो होता है वो कौन होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। उनको मिनरल्स को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री। इसमें हैवी जो मशीनरी है वो यूज की जाती है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स और रेलवे कोचेज। जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैरिन इंडस्ट्री की। जो मैरिन इंडस्ट्रीज, मैरिन मीन्स होता है सी प्रोडक्ट्स। जो सी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती हैं उसको हम कहते हैं मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि फिश ऑयल बनाना या सी फूड बना देते हैं। इस तरह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हम कहेंगे मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट का जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि वुड है और पल्प है, इनको जो यूज करती हैं उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो थी आपकी अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इंडस्ट्रीज होती हैं।
कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती हैं वो कैसे होती हैं, कॉटेज यानी घर में ही चलती हैं, और इसको जो रन करते हैं वो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही होते हैं। इसमें कोई हैवी मशीनरी या मशीनरी का यूज नहीं होता है, ना ही कोई ज़्यादा टेक्निक का यूज भी होता है। इसमें ज़्यादातर जो वर्क है वो हैंड से ही किया जाता है, सच एज द बास्केट मेकिंग, वीविंग, पोट्री और अदर हैंडीक्राफ्ट जो होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे कॉटेज इंडस्ट्री के। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेजर अमाउंट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें थोड़े सा कैपिटल यानी मनी की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, बट जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उससे बहुत ही कम टेक्नोलॉजी और मनी यूज होती है। ठीक है, तो ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल हायर देन द टेक्नोलॉजी यूज टू सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि आपका है सिल्क एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये आपके जो है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। इसके बाद अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में, तो ये जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीनरी इनमें यूज होता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी यूज होती है। तो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आयरन ओर इंडस्ट्री, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो भी एक है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। जो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो है आपका पब्लिक इंडस्ट्री, यानी पब्लिक इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है, जिसका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि आपका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसका जो ऑनर होता है वो कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे कि आपका जो एग्जांपल है रिलायंस जियो है, या रिलायंस जो हम कह रहे हैं रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसके बाद में है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, और ये इस तरह की जो इंडस्ट्री हैं वो स्टेट एंड इंडिविजुअल द्वारा रन की जाती हैं, या तो स्टेट करेगा या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो उनको रन कर लेंगे। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका जो है वो एक एग्जांपल है। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो ये जो ऑन की जाती हैं ये किसी प्रोड्यूसर्स और सप्लायर के द्वारा ऑन की जाती हैं, और इनको रॉ मटेरियल जो है वो यही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी आर द प्रोसेस स्टोरेज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, किसी जगह पर कौन सी इंडस्ट्री लगेगी और कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर ग्रो करेगी, इसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर्स है वो आपका दिया है रॉ मटेरियल्स। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे जो मेन मस्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जहाँ पर होगा वहीं पर वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल, उसके बाद सफिशिएंट रूप से लेबर होनी चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए और मैन पावर होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो भी होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए हमारे पास अच्छी तरह से मार्केट भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम सेल कर सकें। आप इसमें और भी जो फैक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में लिख सकते हैं, और हेल्थ सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत जो है अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। इसके बाद आप बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो चलता है किससे? इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट से। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इनपुट में हम क्या क्या देते हैं? तो रॉ मटेरियल्स, लेबर्स और कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है प्रोसेस। प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। इसके बाद में एक्टिविटीज़ होंगी प्रोसेस में, और जब ये एक्टिविटीज़ कन्वर्ट हो जाएंगी पूरी तो क्या बनेगा? जो रॉ मटेरियल होगा वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आउटपुट में हमें मिलेगा क्या? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट होता है यही हमारा क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी से हमें क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनपुट्स में भी कॉटन। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जो इनपुट है वो क्या है? कॉटन, और ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और उसके बाद में क्या होगी? प्रोसेस होगी। प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी? गिनिंग होगी, स्पेनिंग होगी, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, और लास्ट में जो आउटपुट में हमको मिलेगा वो एक शर्ट मिलेगी जिसे हम पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में।
तो इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर्स एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। तो एक ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो वो होता है इंडस्ट्रियल रीजन, और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं आपस में एक दूसरे के जो बेनिफिट्स हैं वो आपस में शेयर करती हैं, इनको आपस में फ़ायदा भी होता है जब एक ही जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती है। तो मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो मेजर इंडस्ट्री रीजन है वो कहाँ पर है? नॉर्थर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, एंड ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको मैप में दिया गया है तो इसमें आप देख लेंगे। तो यहाँ आपको ये दिया है, सेंटियागो है, ब्यूनस आयर्स है, ब्राज़ील है और साउथ वेस्ट ब्राज़ील हैं। यहाँ देखिए पूरा यूरोप है जो यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, कुछ यहाँ पर जापान में भी है और कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का मुंबई भी है। तो यहाँ पर जो ये रीजन्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी तरह से डेवलप हुई हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड ऑन द टेम्परेट एरियाज नियर द सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड। जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पर है? टेम्परेट एरियाज में है, और जो सी पोर्ट के पास में एरियाज हैं वहाँ पर ही ज़्यादा डेवलप हुई हैं। और जहाँ पर कोल मिलता है, यानी जो क्योंकि वो पावर एक रिसोर्सेस है कोल इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई हैं। इंडिया हैज़ द सेवरल इंडस्ट्री रीजन्स। इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, लाइक द मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली रीजन्स एंड अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन्स, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन्स एंड कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यहाँ पर क्या है, जो इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया गया है जो कि 3 दिसंबर 1984 को, यानी 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे एक घटना हुई थी कि जो एक कारखाना था जिस पेस्टिसाइड का, जो वहाँ पर एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम शॉर्ट रूप में MIC भी कहते हैं, वो लीक हो गई थी। और इस लीकेज में 3598 जो पीपल्स थे वो मारे गए थे, वो डेड हो गए थे। और ये कंपनी का की थी, एक पेस्टिसाइड की थी, एक फैक्ट्री थी। ठीक है, और थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मोर मैनी एलिमेंट्स लाइक द ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम एंड अदर डिजीजेज। और जो लोग बच गए थे वो भी बहुत दिनों तक जो थे बहुत सी बीमारियों से उनको ग्रसित होना पड़ा। जैसे बहुत से लोग ब्लाइंड हो गए और उनका जो था इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, बहुतों के जो ईयर ख़राब हो गए, और आज भी जो है वो सफ़र बहुत से लोग कर रहे हैं। तो ये एक एक्सीडेंट था, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद देखते हैं एक और इंसिडेंट दिया है। इन अनदर एक्सीडेंट 23 दिसंबर 2005 में ड्यू टू द गैस वेल ब्लो आउट इन जोंगक्यो, चोंगिंग, चाइना। चाइना की एक जो घटना है उसमें क्या था, एक गैस लीकेज हो गई थी वहाँ पर भी, और उसमें क्या हुआ था, आग लग गई थी। उसमें 243 पीपल से थे वो डाइड हुए थे, और 9000 वर इंजर्ड, और जो 9000 थे वो इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था जैसे, तो ये एक्सीडेंट है, इसको आप देख लें। इसके बाद देखते हैं रिस्क रिडक्शन मेजर्स, कि हम इंडस्ट्री में जो ये घटनाएं होती हैं, जो ये एक्सीडेंट होते हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो भी डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उसको बहुत दूर रखना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of the industries should be aware of the shortage of toxics of hazards and substances and their possible in case in the accident occurs। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए इन घटनाओं के बारे में, कि अगर ऐसी कुछ होती है तो हमेशा इसके लिए अवेयर रहें। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। हमारा जो फायर वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। अगर कोई ऐसी एक्सीडेंट होता भी है तो उसको तुरंत से तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। और शॉर्टेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। और जो भी हमारा स्टॉकेज है, जो भी स्टोर्ड है वहाँ पर चीज़ें, जो उनको कम से कम रखना चाहिए, जितनी भी कैपेसिटी हो उसी हिसाब से उसमें रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन डिस्पेशन क्वालिटी इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। और जो पॉल्यूशन कम करने की जो भी हमारे पास सिस्टम्स है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में, कि कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज ये हैं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। जो
फेमस इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो आपकी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा ओल्डर इंडस्ट्री, जो आयरन इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, वाइल जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इमर्जिंग इंडस्ट्री। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो अभी भी ग्रो हो रही है, इमर्जिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर डू यू नो में दिया है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नॉन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज। जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैसे, उनको हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। दीज इंक्लूड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज। तो ये सारी इंडस्ट्री है वो सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये अभी ग्रो हो रही हैं और ये अभी न्यू हैं। तो द कंट्रीज इन विच द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए एंड चाइना, जापान, रशिया। जो आयरन और इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो मेजर हब है वो कहाँ है, सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली जो है वो आपकी है सेंट्रल कैलिफोर्निया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर शहर को जाना जाता है। जो हमारा बेंगलोर है वो सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंपेरेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो दूसरे जो और भी इंडस्ट्रीज है उसकी तुलना में इसमें जो है इनपुट प्रोसेस जो है वो मोर हैं। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। और इसको एक फीडर इंडस्ट्री के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे इंडस्ट्री जो हैं उसके में इनपुट्स के रूप में उसको यूज करते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड द रॉ मटेरियल्स सच एज द आयरन ओर। और इसके जो रॉ मटेरियल होता है जो इनपुट में वो है आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, अलॉन्ग विद द लेबर और क्या, लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। आयरन ओर से स्टील को बनाने के लिए जो कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट इज अंडरगोज मेल्टिंग, इट इज देन find the output obtained is steel which may be used by other industries as raw materials। इसको यहाँ समझ लेते हैं। ग्लॉसरी जैसे कि एक वर्ड दिया है, melting, it is the process in which melts are extracted from their ores by the heating beyond the melting points। जैसे कि आयरन ओर से अगर जब हम क्या आयरन निकालते हैं, जब भी किसी ओर से क्या जो मेटल अगर हमें निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। और इतना हीट करते हैं जैसे कि किसी भी जो आयरन ओर होता है या कोई भी मेटल होता है, जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा हीट करते हैं तब वो हमको मेटल मिलता है। जैसे सपोज कर लीजिए किसी भी अगर कोई मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है, तो हमने उसको क्या किया 85 या 90 तक हमने उसको हीट किया। जब उसको हीट करेंगे तो वो मेटल जो है वो निकल कर ऊपर आ जाएगा और वो हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, आयरन ओर से या किसी भी ओर से हम मेटल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये देखो दिया है 1 टन ऑफ स्टील। अगर 1 टन स्टील हमको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 टन ऑफ कोल, 10 टन हमको कोल की ज़रूरत होगी, 4 टन ऑफ आयरन ओर, 4 टन हमें आयरन ओर चाहिए, और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, और 1 टन हमें लाइमस्टोन चाहिए। इससे हमें 1 टन जो है वो मिल जाएगी क्या, आयरन से स्टील। स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली बी शेप्ड। स्टील जो होती है वो बहुत ही कैसी होती है, हार्ड भी होती है, और इसको हम आसानी से दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। और इससे क्या करते हैं, हम वायर भी बना सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है जो इसमें अगर हम दूसरे कोई भी एलॉय मिला दें जैसे कि एल्युमिनियम, निकल और कॉपर, तो दूसरे जो मेटल्स हैं वो भी हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल होती है क्योंकि इसमें हार्डनेस भी होती है, टफनेस भी होती है, और एबिलिटी टू रेजिस्ट द रस्ट, और इसमें रस्ट भी नहीं लगती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील है वो सभी की क्या है, बैकबोन है, और जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन। और आज हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं अभी हम, वो ज़्यादातर क्या होती हैं, आयरन की बनी होती हैं और स्टील की बनी होती हैं। हैज़ मेड विद द टूल्स ऑफ मशीनरी दीज मेटल्स। जब भी दूसरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो जो भी टूल्स और मशीनरी यूज होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। शिप्स भी आपने देखा होगा तो वो भी आयरन या स्टील का बना होता है। ट्रेन्स हैं और ये ट्रक्स हैं, ऑटोज, ये सभी किसी चीज़ के बने होते हैं, सभी स्टील और आयरन से बनते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स
एंड द नीडल्स, एक सुई भी और सेफ्टी पिन, ये भी सभी आयरन से ही बनते हैं। तो जो स्टील है वो बहुत ही यूज़फुल होती है। ऑयल वेल आर ड्रिलिंग विद द स्टील मशीनरी, और जो हम ऑयल निकालते हैं वेल से, जो पेट्रोलियम वगैरह, उसमें जो मशीनरी यूज होती है वो भी किससे बनी होती है, आयरन और स्टील से ही बनी होती है। तो स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल मशीनरी आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट, तो हम जो भी ये माइंड करते हैं वो सभी किससे करते हैं, स्टील इक्विपमेंट से ही हम उनको माइंड करते हैं। फार मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, तो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं उसमें भी क्या करते हैं, हम स्टील का ही यूज करते हैं। जो फ्रेमवर्क उसका बनता है वो किसका बनता है, स्टील का बनता है। अब देखते हैं, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर आर इजीली अवेलेबल। 1800 AD से पहले जो स्टील इंडस्ट्रीज होती थी वो हमें मिलती थी कहाँ पर, जहाँ पर रनिंग वाटर हो और जहाँ पर आसानी से पावर सप्लाई मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश्ड होती थी। लेकिन लेटर आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वर नियर टू कोल्ड फील्ड्स, इसके बाद में जहाँ पर कोल्ड फील्ड्स पास में होते थे वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। इसके बाद में आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन ए लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट एंड नियर सी पोर्ट्स, जो 1950 के बाद में जो सी पोर्ट्स थे उसके पास पास में भी इस इंडस्ट्रीज को डेवलप हुए। क्योंकि आज जो हम केवल आयरन ओर है उसको क्या केवल माइन ही नहीं करते हैं, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे हम उनको इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जब कोई इंडस्ट्री सी पोर्ट्स के पास में लगी होती है तो जो भी इम्पोर्ट करके जो रॉ मटेरियल आता है तो उसको बिल्कुल पास में वहीं पर मिल जाता है, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 कंडीशन दी गई हैं, इनको आप देख लें, पहले कहाँ पर होती थी और आप किस हिसाब से ये डेवलप हो रही है। इसके बाद इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलपिंग टेक एंड, सबसे पहले ये और देखिए मैप देख लेते हैं। देखिए ये कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं आयरन वाली, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कनाडा, और इधर जर्मनी, यूरोप, रशिया, चाइना, जापान और इंडिया, और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी क्या है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हुई हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, देखो ये पोर्ट जहाँ पर हैं वहीं पर ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई हैं। तो एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, जो इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप होने का जो मेन रीजंस हैं वो देखिए हैं, चीप लेबर, यहाँ पर चीप लेबर है, सस्ती लेबर भी मिल जाती है, रॉ मटेरियल्स भी मिल जाता है आराम से, और ट्रांसपोर्ट मार्केट भी है। एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज द भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ सेपरेट 4 स्टेट्स, यहाँ सभी जगह पर, इन जगहों पर क्या है, ये इंडस्ट्रीज डेवलप हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका, और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और यहाँ पर ये जो स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है। तो इस क्लास में इतना ही। इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है और जो आगे का लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।